वेलकम टू आईएमसी गुड आईएमसी। दोस्तों, मेरा चैनल धनंजय कुमार को सब्सक्राइब करें। आज के परिवेश में लोग आयुर्वेद और स्वदेशी जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। इस वीडियो में संदीप वाही सर से आयुर्वेद और स्वदेशी जीवन शैली के बारे में ज़रूर सुनें। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। कृपया करके एंड तक वीडियो को जरूर सुनें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अधिनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक सुने, हम 100 वर्षों तक बोलें और हम 100 वर्षों तक किसी भी प्रकार से दीन ना हो, और यानी कि हम 100 वर्षों तक एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जिए। दोस्तों, आई एम श्योर जितने भी आज व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की ये एक चाह जरूर होगी कि हमारा जीवन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बट दोस्तों, अगर बात की जाए तो आज ये कहीं ना कहीं कल्पना मात्र रह गया है कि हम सब चाहते तो हैं हमारा जीवन ऐसा हो, मगर आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से शायद चाहकर भी हम ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर वाकई आप इस जीवन की कल्पना कर रहे हैं तो आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देश अपनी किसी किसी वजह से जाने जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जापान जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे। वहीं पर बात करूं तो चाइना जाना जाता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो वो जाना जाता है अपनी मशहूर चाय के लिए। तो दोस्तों, अगर हम भारत का नाम लेते हैं तो भारत किस चीज में जाना जाता है? दोस्तों, भारत जाना जाता है अपनी प्राचीन जो पद्धति है, जो ट्रीटमेंट की हम कहें या आप कहें चिकित्सा की जो पद्धति है, उसके रूप में जाना जाता है और जाना जाता रहेगा भविष्य में भी। और वो जो हमारी प्राचीनतम, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक अगर मान्यताओं के अनुसार माने तो आयुर्वेद जो है उसका जो जन्म हुआ या जो उत्पत्ति हुई लगभग आज से 5000 साल पहले भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, जो कि मैं कहूंगा देवों के चिकित्सक थे, उनके द्वारा इसका धरती पे पदार्पण हुआ या इसका आगमन हुआ। आइए आयुर्वेद को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक फिर से एक श्लोक बताना चाहूंगा। आयुर्वेदेति बोधयति इति आयुर्वेद, यानी जो शास्त्र या विज्ञान आयु का हमें बोध कराता है या ज्ञान कराता है, उसे हम आयुर्विज्ञान यानी आयुर्वेद कहते हैं। अब आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पर, हम इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। आयुर्वेद मीन्स आयु प्लस वेदा, यानी जो विज्ञान हमें वेद का सॉरी हमारी आयु का हमें बोध कराता है, यानी हमें जीवन का बोध कराता है, हमारे जीवन को लंबा रखने में मदद करता है, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है, वही कहलाता है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद अगर हमारे जीवन का विज्ञान है तो ये विज्ञान, कला और दर्शन, इन तीनों का मिश्रण है। और दोस्तों, आयुर्वेद ही पूर्णतः अगर मैं बात करूं तो भारतीय, अगर मैं ओरिजिनलिटी की बात करूं तो ये भारतीय आयुर्विज्ञान है। तो स्वदेशी जब हम बात करते हैं तो ये इकलौता ऐसा विज्ञान है जो भारत की देन है पूरे विश्व को। अगर मैं आयुर्वेद के एम की बात करूं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि आयुर्वेद किस चीज को एम करता है, तो आयुर्वेद हमें दीर्घायु बनाता है। इसीलिए आयुर्वेद समग्र उपचार पर काम करता है, यानी एक होलिस्टिक हीलिंग देता है। और इसीलिए हमें कंप्लीट स्वास्थ्य जो अगर चाहिए तो वो आयुर्वेद से मिलता है। और आयुर्वेद में जो कंप्लीट स्वास्थ्य या होलिस्टिक हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो ये तभी पूरी होती है जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर और साथ ही साथ भावनात्मक तौर पर स्वस्थ होंगे। शारीरिक तौर पर अगर बात की जाए तो आज हम सब जानते हैं कि इतनी ज़्यादा हमारी बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि आप जरा 2 चक्कर लगा के आइए, मे बी 1 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के,
मगर शर्त ये होनी चाहिए कि आप हांफे ना। तो आई एम श्योर ज्यादातर लोग शायद पीछे रह जाएंगे। हाँ, जो लोग रेगुलर व्यायाम करते हैं या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो शायद इसमें स्कोर कर जाए। मगर वहीं मानसिक बात करूं तो दूसरी चीज है मानसिक, जो कि बड़ी ही आज की डेट में चैलेंजिंग है। आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है कि हम न चाहकर भी कई बार मानसिक तनाव में आ जाते हैं। छोटा सा अगर हमारे फेवर के हिसाब से किसी ने कोई बात नहीं करी, हम तुरंत मानसिक हमारी स्थिति गड़बड़ होने लगती है। और उसी से जुड़ी है भावनाएं। कभी किसी ने कुछ हमें कुछ बोल दिया तो हमारी भावनाएं भी गड़बड़ होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको आयुर्वेद देता है और आयुर्वेद पाने में मदद करता है जिससे हम दीर्घायु। तो आयुर्वेद का उद्देश्य है हमें आपको सबको दीर्घायु बनाना। अब बात करते हैं बेसिकली पंच तत्वों से ऊपर रिलाई करता है। पंच तत्व यानी कि स्पेस, जिसको हम ईथर भी बोलते हैं, आग, पानी, हवा और पृथ्वी। ये 5 मूलभूत तत्व हैं जिनसे हमारे आपके शरीर की संरचना मानी जाती है, होती है। और यहीं पर अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसको ये त्रिदोषा के रूप में मानता है। तो माना जाता है, या आयुर्वेद की ग्रंथ मानते हैं कि शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं त्रिदोषा। पहला है जिसमें वात, दूसरा है जिसमें पित्त और तीसरा है कफ। वात की अगर हम बात करें तो ये बना होता है स्पेस और एयर यानी हवा से। ईथर यानी स्पेस और एयर मतलब हवा से। दूसरी चीज पित्त की अगर हम बात करते हैं तो पित्त बेसिकली बना होता है आग से यानी फायर से और पानी यानी वाटर से। और साथ ही साथ कफ की बात करें तो ये बना होता है वाटर से और अर्थ से यानी पृथ्वी से। तो दोस्तों, अगर इन तीनों दोषों में असंतुलन है तो आयुर्वेद के अनुसार हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं या यही एक्चुअल में रोगों का कारण बनता है। मगर समदोष की स्थिति है, यानी अगर ये तीनों दोष हमारे ठीक हैं तो हम आरोग्य यानी एक हेल्थ की स्थिति में आते हैं। अब वात और कफ और पित्त मैंने जैसा आपको तीनों बताया, इसमें अगर आप देखें तो वात जो बना है वो स्पेस और एयर से बना है। और बाकी पित्त और कफ की बात करें तो मैं इनको ऐसे कहूंगा कि ये पंगु हैं, ये चल नहीं सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो हमारी बॉडी में हर जगह प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वात की है। अगर वात आपका ठीक नहीं है तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो त्रिदोषा से डिसबैलेंस होने से लगभग 128 तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो अकेला वात 80 बीमारियां कॉज करता है। यानी आप देखें तो 50% से ज्यादा जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो होती हैं वात के कारण। तो अगर हम वात को कंट्रोल कर लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप 50% से ज्यादा मानव शरीर में होने वाली बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि बात ही है, क्योंकि ये हवा है, ये स्पेस है, यही हमारे शरीर में ट्रैवल करके कफ और पित्त से रिलेटेड बीमारियों को भी और बढ़ाने में मदद करता है। तो अकेले तो ये 80 बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, और साथ ही साथ बाकी बची हुई बीमारियां भी कंट्रोल की जा सकती हैं। तो दोस्तों, इन त्रिदोषा को बैलेंस करना ही आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है जिससे आप एक हेल्दी रहें। अब एक बात नॉर्मली निकल के आती है और ये अक्सर माना जाता है कि बहुत सारी हमारे भारतवर्ष में चिकित्सा पद्धतियां यूज होती हैं। यूनानी भी है, एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है। तो अब मन में एक सवाल उठता है और लोग जनरली ये पूछते हैं कि कौन सी पद्धति सबसे बेहतर है, या अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो क्या वाकई आयुर्वेद अदर पद्धतियों से बेटर है। तो दोस्तों, मेरा आंसर यहाँ पर होगा कि सारी पद्धतियां अपनी अपनी जगह उनका कुछ ना कुछ महत्व है। सभी पद्धतियां अच्छी हैं और अगर हम इन सभी पद्धतियों को आज के समय में एक साथ यूज करते हैं तो इससे रिजल्ट हमें बहुत मिलता है। मगर वहीं पर अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमना, यानी स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ रखना, यानी जिसका स्वास्थ्य ऑलरेडी बढ़िया है उसको स्वस्थ रखना में मदद करना, और जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी कोई विकार यानी कोई दोष हो चुके हैं या कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको जड़ से पूर्णतः ठीक करना, ये आयुर्वेद का
मेन आप मैं कहूँगा कि इसमें बेनिफिट है, और इसीलिए ये एक तरीके से आप कहें तो संपूर्ण आयु विज्ञान माना जाता है। आयुर्वेद में नॉर्मली हम चार और चीज बोलते हैं। जैसे इन चार चीजों को अगर मैं नाम लूं तो हम इनको बोलते हैं सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। अब आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के कि सुख आयु का क्या मतलब है। सुख आयु का मतलब होता है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी ना हो। तो यानी अगर हमारे आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो हम सुख आयु जी रहे हैं। अगर हमें कोई भी छोटी सी भी बीमारी है तो कहीं ना कहीं हम दुख आयु जी रहे हैं। मगर मान लीजिए मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, मैं निरोग हूं और मैं पूरी तरह से सुखी आयु जी रहा हूं, सुखी हूं। तो सुख आयु के साथ साथ दो चीजें और मैंने आपको बताई, हित आयु और अहित आयु। यानी अगर मैं उस सुखी जीवन का राज आपसे शेयर कर रहा हूं और आपको भी सुख आयु जीने में मदद कर रहा हूं, तो मैं दूसरी आयु जी रहा हूं जिसको हम बोलते हैं हितायु। यानी मैं आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। मगर अगर मैं जानते हुए भी सारा राज, सारी स्वस्थ रहने की विधियां पद्धतियां जानते हुए भी मैं आपसे उसको शेयर नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अहित आयु कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सुख आयु के साथ साथ हित आयु करें। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं हित आयु अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य होता है हमारे साथ जो भी हमारी टीम में मेंबर जुड़ रहे हैं या लोग जुड़ रहे हैं, हम उनको ग्रो कराएं, हम उनको आगे बढ़ें, हम उनको फाइनेंशियली फ्रीड करें। तो दोस्तों एक तो हम वाकई इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जीते रहते हैं, वो है हितायु। क्योंकि यही इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक व्यक्ति का जो मैं कहूँगा ग्रोथ है, जो मैं कहूँगा पॉजिटिव स्वार्थ है कि वो ग्रो करे, वो निहित होता है कि उसकी डाउनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रो करें। तो इसलिए हमें सुख आयु और हित आयु को अपने इस कल्चर में अपनाना है और आगे बढ़ना है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके डिमांड की, यानी मार्केट की। नॉर्मली अगर हम, एक बात होती है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और अगर हम आयुर्वेदा पे काम कर रहे हैं तो क्या इसका वाकई मार्केट पोटेंशियल है? दोस्तों इसको मैं एक छोटी सी बात कह के आपसे दिखाना चाहूंगा कितना बड़ा पोटेंशियल है। कि मान लीजिए अगर आज आप किसी से एक सवाल पूछें, आप में से कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं या निरोगी रहना चाहते हैं? तो आई एम श्योर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मैं निरोगी नहीं रहना चाहता या मैं स्वस्थ नहीं रहना चाहता। इसका मतलब कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और अगर बात करें वो स्वस्थ रहना चाहता है तो आज के समय में उसके पास स्वस्थ रहने के लिए कोई और विकल्प है ही नहीं, कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य को बेहतर रखने का विज्ञान यही है जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। क्योंकि आयु विज्ञान है, ये आपके जीवन को बढ़ाने का विज्ञान है। तो इससे बेहतर कोई विज्ञान है ही नहीं आपके पास। इसीलिए आप चाहें चाह के यूज करें या बिना चाहे यूज करें, आप चाहे हंस के यूज करें चाहे आप रो के यूज करें, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 साल से जीवन मतलब ऊपर का आपका होना अगर आप चाहते हैं, तो आपके पास आयुर्वेद के अलावा और कोई दूसरा विकल्प आज दुनिया में नहीं है। और इसी वजह से कुछ अगर आंकड़े आप आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर हम जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं यानी हमारी जड़ी बूटियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो ये मेडिसिनल प्लांट हैं या जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, इनकी जो डिमांड है ओवरऑल इंडस्ट्री में बढ़ गई है, ओवरऑल ग्लोब में बढ़ गई है। जैसे अगर 2020 के आंकड़े आप देखें तो 1,58,310 बिलियन यूएस डॉलर की सेल थी, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2027 तक 2,33,610 मिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, और जिसकी कंटिन्यूस ग्रोथ हर एक साल एवरेज कम से कम 2022 से 2027 के बीच में लगभग 6.7% रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा आंकड़ा था। इससे भी बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको यूं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कितने लोग आपके आसपास हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। यानी अगर सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सभी को आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, और सभी लोग अगर आयुर्वेद को अपनाएंगे तो सोचिए कितना विशाल हमारे पास समुद्र पड़ा है, विशाल मार्केट पड़ा है कि हम कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें
तो आयुर्वेद में काम करने के और भी आपको फायदे मिलते हैं। इसमें अपार संभावनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब इकट्ठा करने में मदद करता है आयुर्वेद। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, और आपने अपनी जड़ी बूटी या अपने प्रोडक्ट उसको दिए, आयुर्वेद के प्रोडक्ट उसको दिए, और वो स्वस्थ होता है, तो अगर उसको आपने स्वस्थ बनाने में मदद की, तो एक्चुअली में तो आपने क्या काम किया, एक धर्म का काम किया, एक नेक काम किया। तो धर्म हो गया, वो स्वस्थ हो गया क्योंकि उसने आपके प्रोडक्ट यूज किए, और उसके प्रोडक्ट के बदले में आपको कुछ प्रोडक्ट पैसे उसने आपको ऑफर कर दिए, या जो भी आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपने उससे ली। तो इसका मतलब वहां क्या हुआ, अर्थ हुआ, यानी कुछ लेन देन हुआ। और क्योंकि आप इस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, तो आप एक काम में लगे हैं, तो काम हुआ, यानी आपका काम धंधा चलने लगा, तो आप काम भी मिल गया, आपको काम भी हो गया आपका। और जब आप ऐसा करते करते लोगों के हित में मदद करेंगे, लोगों को कल्याण मतलब उनकी आयु बढ़ाने में मदद करेंगे, उनको हेल्थ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप मोक्ष का काम कर रहे हैं कि लोग दिल से दुआएं आपको देंगे। तो यानी आयुर्वेद पे अगर हम काम करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारी चीजों का हमें फायदा मिलता है। इन आंकड़ों को और बताने के लिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सब जानते हैं 1960 के दशक के आसपास कंप्यूटर्स हमारे भारत में आया। जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये लोगों के काम करने को ख़त्म कर देगा, हमारे यहाँ तो वही खाता ही चलता है, वही चलेगा, वही चला है और वही चलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसको यूज नहीं किया, ये उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मगर कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, और इस्तेमाल करके जब देखा कि अरे इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, इसके तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू यूज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया कि जिन बुद्धिजीवियों ने उसको इस्तेमाल किया, अगले 20 सालों में वो अरबपति हो गए। ठीक उसी प्रकार आज जो व्यक्ति आयुर्वेद को अपनाएगा, आज से 20 साल बाद वो भी अरबपति बन जाएगा। जैसे वो सच था वैसे ही ये भी सच है, आप इसको माने या ना माने। मगर इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि ये जब कंप्यूटर आया उस समय क्या था कंप्यूटर का यूज और आज कितना यूज है, अगर आप नेट पर आंकड़े देखेंगे, सारी चीजें आज विजिबल हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको सारा फैक्ट्स एंड फिगर दिख जाएगा कि 20 सालों में कंप्यूटर ने कितना ग्रो किया। तो सोचिए, आयुर्वेद को अभी लोग अपनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारी ऐसी पद्धति है जो कहीं ना कहीं खो गई थी, अब लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो पद्धति है, अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं बिजनेस की। और जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से काम कर रही हैं, उनके आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी एकमात्र हमारी स्वदेशी धरोहर है जिसको हमें केवल बचाना ही नहीं चाहिए, बल्कि संभाल कर पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और हमारी भारतीय धरोहर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, विश्व में कोई अगर एक चीज है जो हमें आगे लेके जा सकती है तो वो है आयुर्वेद। अगर किसी को भी आयुर्वेद के बारे में जानना है, विश्व में अगर किसी को भी आयुर्वेद के बारे में जानना है, तो आयुर्वेद को जानने के लिए उसको अपना मुख भारत की तरफ मोड़ना पड़ेगा। यानी ये हमारी अपनी धरोहर है, ये हमारी अपनी धरोहर है। तो अगर हमें अपनी धरोहर को यानी स्वदेशी को मजबूत बनाना है और विदेशों तक पहुंचाना है, तो आपको आयुर्वेद को फॉलो करना ही पड़ेगा और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो आप आत्मनिर्भर को तो बढ़ावा देंगे ही, बल्कि साथ साथ आप जो आज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, आत्मनिर्भर भारत, संपूर्ण स्वदेशी और प्राइड, तो आप उसको तो बढ़ावा देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपना योगदान देंगे उसके अंदर। दोस्तों, आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद का इतना प्रचार और प्रसार क्यों नहीं हुआ, मैं उसके कुछ कारण आपको बताता हूँ। आयुर्वेद के पिछड़ने के मुख्यतः 4 कारण रहे हैं। 4 कारण में सबसे पहला कारण रहा है रिसर्च ना होना, इसके ऊपर क्वालिटी का इशू रहा, पैकेजिंग का इशू रहा और गुणवत्ता का इशू रहा।
पहले माना जाता था, आप सब शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, बचपन में आपने भी सुना होगा, ये एक जुमला हम यूज करते थे कि नीम हकीम खतराए जान, यानी नीम हकीम से बच के रहो। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये चार पहलू नहीं थे, इसलिए लोग डरते थे यूज करने में। बट जैसे जैसे इन चारों पहलुओं पर इंप्रूवमेंट आई, वैसे वैसे आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ी है। लोगों ने आयुर्वेद को अपनाना शुरू किया, इसकी क्वालिटी और बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी। आज के डेट में एक्सट्रैक्ट बनने शुरू हो गए हैं, जहां पहले 20-20 गोलियां काम करती थी, आज एक गोली आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। और ये डेवलपमेंट जिन जिन कंपनियों ने किया है, अगर उनके साथ आप जुड़े हैं या जिस कंपनी ने किया है उसके साथ आप जुड़े हैं, तो भारत को आप आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही एकमात्र धरोहर है जो संपूर्ण स्वदेशी होकर के हमारे भारत का नाम विश्व के पूरे पटल पर और भी ऊंचे लेवल पर ले जा सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये इनको देवता तुल्य माना जाता है। हर जड़ी बूटी को, चाहे आप तुलसी ले लें, गिलोय ले लें, अश्वगंधा ले लें, नीम ले लें, हर एक का अपना कुछ ना कुछ मेडिसिनल बेनिफिट है, और साथ ही साथ इनको भगवान स्वरूप माना जाता है। तुलसी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं तुलसी को हर्ब्स का क्वीन माना जाता है, यानी रानी माना जाता है। और ये कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की पत्नी, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड जनरोसिटी हैं, यानी माँ लक्ष्मी हैं, उनका भी प्रारूप माना जाता है। और इसके कई मेडिसिनल बेनिफिट हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल है, एंटी एडेप्टोजन है, एंटी डायबिटिक है, हेपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी कार्सिनोजेनिक यानी कार्सन कैंसर को रोकती है, रेडियो प्रोटेक्टिव है, यानी जो रेडिएशन थेरेपी है उससे हमें बचाती है। तो बहुत सारे न्यूरो प्रोटेक्टिव है, बहुत सारे इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। हर एक हर्ब का अपना अपना एक बेनिफिट है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सूर्य के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य हमारे लिए, हमारी धरती पर एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। और सूर्य से, जब हम सूर्य के प्रेजेंस में होते हैं, तो वो हमारे शरीर पे जब उसकी रोशनी पड़ती है, तो हमारे शरीर से नाना प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस को किल कर देता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के कोने कोने में पहुंच करके हमें हमें मतलब ऊर्जा प्रदान करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, उसी प्रकार जब आप एक कोई भी हर्ब लेते हैं, तो वो आपके शरीर में हर एक कोने में पहुंच करके आपके शरीर में जितने भी आपको नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनको आपके शरीर से हटाती है, बैक्टीरिया, वायरसेस को किल करती है, और आपको हेल्दी रहने में मदद करती है। अब जड़ी बूटियों, क्योंकि हम हमारे मतलब इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, तो भारतीय पद्धति में उनको क्योंकि देवता तुल्य माना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप उनका सेवन कर रहे हैं, तो आप उनको श्रद्धा के साथ या प्रणाम करके अगर आप उनका सेवन करते हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब ऐसा क्यों है? आप कहेंगे ऐसी क्या जरूरत है, दवाई तो है, हर्ब भी तो है, मगर हर्ब भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं आपके बच्चे की बात करूं, मान लीजिए आपके बच्चे को एग्जाम देने जाना है, और वो आपके पास आया, आपके पैर छुआ, आपने उसको पीठ पे थपथपाया और उसको बोला, बहुत बढ़िया बेटा, आज तुम बहुत जबरदस्त करके आने वाले हो, मुझे पक्का यकीन है। तो आपने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दी, तो आपके बच्चे का जो मनोबल है, जो उत्साह है, वो और भी बढ़ जाता है। क्योंकि इन धर्म में भी कुछ ना कुछ लाइव है, मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ, मैं कह सकता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप उन हर्ब को यूज करने से पहले एक अपनी श्रद्धा पर उनके प्रति रखते हैं, तो उनकी जो इफिकेसी है, जो उनका जो रिजल्ट है, वो मेनी फोल्ड बढ़ जाता है, यानी उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप कोई हर्ब ले रहे हैं, तो उस पर विश्वास रखिए, उस पर यकीन करिए, और जब आप ऐसा करेंगे, तो उसके रिजल्ट मेनी फोल्ड आपको ज्यादा मिलेंगे। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर कैसा है आयुर्वेद का प्रेजेंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोविड पीरियड के दौरान आयुर्वेद को तो कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि मिली, क्योंकि कोविड पीरियड के दौरान ये देखा गया है कि अगर एकमात्र कोई चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, और वो है आयुर्वेद। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस धरोहर को हम भूल चुके थे, वहीं विदेशों में इसका बहुत, आज की डेट में बहुत बढ़ावा मिला है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, और ये एग्जांपल क्या मैं कहूँगा, ये एक रिपोर्ट है जो जी न्यूज़ में पब्लिश हुई।
तो अमेरिका जैसे देश की अगर हम बात करें तो हमारी इस पद्धति को स्वीकार करते हुए उन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी के ठीक करने के लिए भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है। अमेरिका की जो यूएस डिपार्टमेंट है हेल्थ की, उसने हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ मिलकर शोध करना शुरू कर दिया। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अदरक की एक प्रजाति पर कैंसर के इलाज में 3,574 रिसर्च पेपर तैयार किए। सोचिए, सिर्फ एक अदरक पे। वहीं हल्दी की बात करें तो वहां पर उन्होंने 1,161 रिसर्च पेपर तैयार कर लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक में अमेरिका ने लगभग 2,500 से ज्यादा शोध किए। सौंफ के फायदों की बात करें तो उन्होंने 668 रिसर्च पेपर तैयार किए। जीरे की बात करूं तो उन्होंने 582 शोध पेपर तैयार किए। दोस्तों, ये आंकड़े मैं जी न्यूज़ के कर्सी फ्रॉम जी न्यूज़ कहूँगा, उनके ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इससे क्या दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका में आयुर्वेद से कैंसर के इलाज को ठीक करने के लिए लगभग 8,484 शोध किए जा चुके हैं, जो कि हमारी पद्धति है, हमारी धरोहर है। शायद हम उसको भूल चुके हैं, मगर विश्व के डिफरेंट डिफरेंट देश, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियां उसके ऊपर काम कर रही हैं। आज बहुत सारे देशों में हमारे घर में हमारी दादी नानी जरा भी चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हम कहते थे हल्दी वाला दूध पी लीजिए, बॉडी में पेन हो रहा है हल्दी वाला दूध पी लो। मगर आज इस कोविड पीरियड के दौरान उसका भी चलन बढ़ा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो विदेशों में इसको टर्मरिक कॉफी या टर्मरिक लाटे के नाम से दिया जा रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में। तो दोस्तों, आज इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आपको ये मिल रही हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सही समय है कि हम सब अपनी इस धरोहर की शक्ति को पहचानें और एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर जो स्वदेशी होकर के विश्व स्तर के प्रोडक्ट आपको प्रदान कर रही है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रदान कर रही है, उसके साथ जुड़ करके विश्व स्तर पर भारत का नाम और भी ऊंचा कर सकते हैं और भी गौरवान्वित कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज से फिर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हमें आयुर्वेद के बारे में सोचना चाहिए। हमें खाते समय आयुर्वेद के बारे में सोचें, सोएं तो आयुर्वेद के बारे में सोचें, उठें तो आयुर्वेद के बारे में सोचें, अगर कुछ कर रहे हैं तो भी आयुर्वेद के बारे में सोचें। जन जन तक हमें आयुर्वेद को पहुंचाना चाहिए। यही आपका सच्चा कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज से ही आपको आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए या आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो, आप एक टीचर हैं, एक लेक्चरर हैं, एक जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी हैं, हर जगह आप आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आयुर्वेद का प्रचार या प्रसार करते हैं तो आप आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति के साथ भी जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने देश को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कि ये इंडियन कल्चर है, ये इंडियन हमारी कहूँगा पद्धति है, या इंडियन में कहूँगा कल्चर है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार हमें अपने देश की सेवा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर देश की सेवा करना भी हमारी जिम्मेदारी है तो देश की धरोहर की सेवा करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो आयुर्वेद हमारे देश की अपनी धरोहर है। इसका मतलब आयुर्वेद की सेवा करना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो लोग जनरली ये कहते हैं कि आपको पाप लगता है, आपको दोष लगता है। मैं ये कहूँगा कि उसी प्रकार अगर आपने देश की सेवा नहीं करते तो भी आपको पाप लगता है। आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं वो आप अगर सच्चे मन से अगर कर रहे हैं तो आप देश सेवा भी कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप आयुर्वेद को सेवा नहीं कर रहे या आयुर्वेद को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप महापाप लगता है। दोस्तों, आज आयुर्वेदिक टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है हमारे देश में, जहाँ पर विदेशों से सैलानी आते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि आप आयुर्वेद को सबसे पहले अपने जीवन में स्थान दें, उसको अपनाएं और साथ ही साथ अपने जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी आयुर्वेद के बारे में ज्ञान लेते हुए उनको भी वो ज्ञान दें, जिससे वो भी अपने जीवन को 100 वर्ष तक
अच्छे से हेल्दी तरीके से जिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।